सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अब तक हमने डाल्टन लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ा है एंड आई होप सो कि वो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो लेट अस कंटिन्यू आवर न्यू टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। अब गौरतलब की बात है, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ये टॉपिक आपको इग्नोर करना है, इसमें से भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ग्राम पहले तो इसका मतलब ये समझो आखिर डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है। देखो डिफ्यूजन सिंपली से ये है कि आपने इसका बेस्ट एग्जांपल मैं अगर दूं, ठीक है, इसको अगर मैं समझाने की कोशिश करूं तो आप ऐसे समझो कि सपोज करो आपके पास डीओ है, अगर आपने डिओड्रेंट मारा तो उसकी स्मेल आपको तुरंत आती है। बेसिकली क्या हुआ, जो डिओड्रेंट का मॉलिक्यूल है वो डिफ्यूज हुए एनवायरनमेंट में। ठीक है, आपने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती का धुआं क्या होता है पूरे रूम में फैलता है, मतलब उसका पूरा धुआं पूरे वॉल्यूम पूरे रूम के जो एम्प्टी स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब मॉलिक्यूल जो मूवमेंट होता है और वो जो एम्प्टी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेता है उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, अब जैसे आपने ओडोनिल देखा होगा, देखो डिफ्यूजन सबका होता है, सॉलिड का भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है, बट इनके मायने अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, सॉलिड का डिफ्यूजन थोड़ा लेट होता है, जैसे आपने ओडोनिल देखा होगा, ओडोनिल को अगर आप बाथरूम में लगते हो तो उसका तुरंत स्मेल नहीं आता है, इट टेक्स टाइम एटलीस्ट 1 आवर 2 आवर 3 आवर। तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो उसके मॉलिक्यूल जब डिफ्यूज होते हैं तो एक्चुअली वो प्रोसेस ही बहुत स्लो है, मतलब उनका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है सॉलिड सब्सटेंस का बहुत ज्यादा स्लो है। इसका मतलब ये होगा डिफ्यूजन जो रेट जो होगा सॉलिड को सबसे स्लो लेट होता है। ठीक है, सेकंड है आपका लिक्विड। लिक्विड में आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में ऐड आता था उजाला का, आया नया उजाला 4 बूंदों वाला, देखा होगा ना, उसमें क्या होता है उजाला डालते हैं तो पानी में पूरा फैलने लगता है इस तरीके से, उसका डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट होता है एज कंपेयर टू सॉलिड्स से। ठीक है, लेकिन गैसेस का डिफ्यूजन क्या होता है सबसे फास्ट होता है। ठीक है, तो दैट इज ओवरऑल डिफ्यूजन। ग्राहम्स का क्या मानना था डिफ्यूजन के बारे में ये भी हम अभी सीखेंगे। तो पहले हम डिफ्यूजन के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पहले मैं लिख देता हूं डिफ्यूजन की डेफिनेशन कि व्हाट डज इट मीन बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यह है कि टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस टू ऑक्यूपाई, टेंडेंसी ऑफ any substance to and tendency of any substance to occupy all the available volume, to it is known as diffusion। ठीक है, it occurs through solid comma liquid as well as gas, but its rate is maximum for gaseous। ठीक है, तो डिफ्यूजन का रेट जो होगा वो आपको ऐसे समझिए कि आप डीओ जब मारते हो उसके स्मेल तुरंत आता है। ठीक है, लिक्विड में जब आपने देखा होगा मम्मी वगैरह पोछा लगाती है तो उसमें फिनाइल डालते तो पानी में फैलने में हल्का सा फ्रैक्शन ऑफ टाइम लगता है, मतलब लाइक 20 सेकंड 10 सेकंड में पूरा मिक्स होने में टाइम लगता है। लेकिन जब आप डीओ मारते हो उसका स्मेल तुरंत आता है, तो दैट्स बिकॉज क्योंकि वो क्या था अवेलेबल स्पेस की वजह से होता है। ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब होता है कि जो भी मॉलिक्यूल अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई कर ले वो उसका डिफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे सिलेबस में तो भैया गैसेस से मतलब पूरे चैप्टर गैसेस है। अब गैसेस का डिफ्यूजन क्यों होता था ऐसा समझो, गैसेस का डिफ्यूजन होने का सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो होता है प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, आप जब प्रेस करते हो डीओ को तो डीओ में क्या होता है जो गैस होती है वो फॉग की बात नहीं कर रहा, फॉग लिक्विड है वो, बट वो लिक्विड क्या इट इज लिक्विफाइड गैस। देखो कभी भी हम गैस को गैसियस फॉर्म में यूज नहीं करते, किसी भी प्रैक्टिकली भी आप किसी भी गैस को जनरल लाइफ में आप गैसियस फॉर्म में नहीं यूज करते, हमेशा आप उसको लिक्विफाइड फॉर्म में यूज करते हो। चाहे वो लाइटर हो, आपने सिगरेट वाला लाइटर देखा होगा, उसमें भी जो गैस रहता है वो क्या होता है लिक्विफाइड फॉर्म में रहता है। चाहे वो एलपीजी हो वो भी लिक्विफाइड, वो भी गैस है बट इट इज इन लिक्विफाइड फॉर्म, लिक्विड के फॉर्म में हो। तो हमेशा हम गैस को हमेशा लिक्विड के फॉर्म में यूज करते हैं हमेशा। तो याद रखना कभी भी गैस को आप प्रैक्टिकली गैस के फॉर्म में कभी यूज हम नहीं करते। ठीक है,
मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या, अब गैसेस का डिफ्यूजन क्यों होता है, दैट्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला था यहाँ पे जो मेजर जो आपका फैक्टर है पूरे गैसेस के लिए वो उसका प्रेशर होता है, टेम्परेचर भी होता है, ऐसा नहीं कि टेम्परेचर मेजर फैक्टर नहीं, बट आपका पहला प्रेफरेंस आप हमेशा प्रेशर को दोगे, ठीक है। चलो तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ गैसेस के लिए क्या डेफिनेशन हो जाएगी, टेंडेंसी ऑफ गैस टू मूव फ्रॉम, tendency of gas to move from high pressure to low pressure, high pressure to low pressure, high pressure to low pressure until its partial pressure, until its partial pressure become equal on both sides is known as डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ डिफ्यूज होता है, ठीक है। आपने बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम देखा होगा, ठीक है। बल्ब कनेक्टिंग प्रॉब्लम में जब मैंने आपको बताया कि स्टॉप कॉक है, मान लो यहाँ पे O2 और यहाँ पे N2 है, यहाँ पे प्रेशर है 5 atm है और इसका प्रेशर है 10 atm है, ठीक है। अगर मैं बल्ब यहाँ की बात करूँ तो व्हाट इज द प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, इट इज 0, और मैं यहाँ पे अगर बात करूँ व्हाट इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इट इज 0। लेट स्टॉप कॉन ओपन हो गया, ठीक है। स्टॉप कॉन ओपन होने के बाद क्या होगा, गैसेस का मिक्सचर होगा, मतलब O2 plus N2 और यहाँ पे भी O2 plus N2, दोनों गैस का मूवमेंट होगा, ठीक है। गैसेस का मूवमेंट होगा, बात समझना, लेकिन कब तक मूवमेंट होते रहेगा दोनों गैस का, जब तक दोनों का पार्शियल प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, जब तक दोनों गैस का पार्शियल प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम होना हो जाए। तो यहाँ पे अभी O2 का था, तो यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 5 atm हो जाएगा, और यहाँ पे भी प्रेशर ऑफ O2 कितना हो जाएगा, 5 atm हो जाएगा, ठीक है। व्हाट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2, यहाँ पे 2.5 हो जाएगा, और यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना हो जाएगा, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल स्टोरी है कि गैसेस का डिफ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस। किस वजह से होता है, प्रेशर डिफरेंस। तो आपको अगर ऐसा एग्जांपल अगर मैं दूं, थोड़ा चीजें समझने की कोशिश करना, चीजें समझने की कोशिश करना कि जो गैसेस का डिफ्यूजन होगा तो दैट्स बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस होगा, ठीक है। आपने चाहे वो इसमें जो डीओ जो होता है, डीओ में क्या करता है, आप प्रेस करते हो तो जब तक प्रेशर का डिफरेंस रहता है अंदर का और बाहर का, तब तक गैस बाहर निकलती है, और जब प्रेशर का डिफरेंस खत्म हो जाता है, मतलब अंदर का प्रेशर बाहर के बराबर हो जाता है, तो गैसेस का मूवमेंट भी बंद हो जाता है, इस वजह से। आई बात समझ में? तो चलो फिर दिस वाज ओवरऑल स्टोरी ऑफ डिफ्यूजन। तो नेक्स्ट स्टोरी हमारी है डिफ्यूजन के बारे में। तो लेट अस कंटिन्यू। डिफ्यूजन किसके बारे में बात करेंगे हम, डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। डिफ्यूजन की अगर मैं बात करूं तो ठीक है, डिफ्यूजन का मतलब ये होता है, देखो डिफ्यूजन और डिफ्यूजन में फर्क क्या होता है। देखो एक होता है टायर का ब्लास्ट करना, टायर का ब्लास्ट करना, जब टायर का ब्लास्ट होता है इसका मतलब वो बहुत बड़ा एरिया से होके निकलता है, जो गैसेस जो होता है वो टायर ब्लास्ट कब होता है, जब वो बड़ा सा होल करके बाहर निकल जाए। डिफ्यूजन एक टायर का पंचर होना, टायर का पंचर होने का मतलब है कि जो वहां से क्या वो छोटी सी सुई चुभ जाएगी तो उस वजह से छोटा होल हो जाएगा, उसमें से गैसेस मेरी क्या होती है, बाहर निकलते रहती है। तो डिफ्यूजन आप एग्जांपल बोल सकते हो एक तरीके का ब्लास्टिंग ऑफ टायर का, क्योंकि वहां से गैस बाहर निकले बड़े से एरिया से। डिफ्यूजन का मतलब अगर स्मॉल एरिया से अगर आपका ये हो रहा है, गैसेस का मूवमेंट हो रहा है बट स्मॉल एरिया से, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। हालांकि दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अगर स्मॉल एरिया से है तो डिफ्यूजन होगा और लार्ज एरिया से तो डिफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा। तो मूवमेंट ऑफ गैस ऑफ, मीनिंग एक ही है, मूवमेंट ऑफ गैस ऑफ, मूवमेंट ऑफ गैस ऑफ, मूवमेंट ऑफ गैस फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर
from a pinhole area, from a pinhole area, very small area, very small area is known as diffusion, is known as diffusion, is known as diffusion। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से होगा। मान लो इस कंटेनर है, यहाँ पे वैक्यूम है, मतलब कुछ भी नहीं है, दिस इज एम्प्टी, और यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे स्मॉल होल कर दिया, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से स्मॉल होल से O2 गैस का क्या होता है, मूवमेंट होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल, अगर कोई फार्ट करता है, मतलब गैस छोड़ता है, तो गैस छोड़ने का भी एग्जांपल क्या है, क्योंकि वो स्मॉल होल से ही निकलता है। ठीक है, तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल कि कोई बोलते ना पादरा है, तो पादरा का बेस्ट एग्जांपल डिफ्यूजन, क्योंकि स्मॉल होल से ही निकलता है, पूरा वातावरण प्रदूषित कर देता है। और दूसरा एग्जांपल ये कि मान लो जैसे अगर आप कोई अच्छा खाना ले रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छा खाना है, जैसे सपोज करो कोई अच्छी डिश है, लेट्स से आप पाव भाजी है, पाव भाजी का स्मेल अच्छा रहता है, आप उसको एक काम करो, उसको एयर टाइट कंटेनर में बंद कर दो, क्या पाव भाजी का स्मेल बाहर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि आप एयर टाइट कंटेनर, आइडियल एयर टाइट कंटेनर तो कोई है ही नहीं इस दुनिया में। इसका मतलब एयर टाइट कंटेनर में भी थोड़ा छोटा सा स्मॉल होगा ना, तो अगर आप उसको थोड़ा सा हल्का सा भी अगर आप अपने नाक को उसके पास रहे तो आपको पाव भाजी की स्मेल उसमें से आ जाएगी। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ डिफ्यूजन। ठीक है, तो बहुत सारे एग्जांपल डिफ्यूजन के, बट आपको अब ओवरऑल समझ में आ गया कि डिफ्यूजन और डिफ्यूजन का मतलब क्या हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं जीएलडी। जीएलडी मतलब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एक ही फंडे पे बेस्ड है। वो फंडा कौन सा है? मोटा आदमी और पतला आदमी। देखो, मोटा आदमी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, पतला आदमी, ऑब्वियस बात है, पतला आदमी ज्यादा तेज दौड़ सकता है, मोटा आदमी ज्यादा दौड़ नहीं सकता है। तो वही है कि जिस गैस का अगर मोलर मास कम है तो उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा होगा। ओवरऑल इसी बात पे बेस्ड है। बट तो लिख देता हूं मैं, बेसिकली क्या होता है, देखो जो रेट का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो फॉर्मूला है, ओवरऑल एरिया मतलब क्या होता है, प्रेशर एरिया टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर एम। 2 पाई आर प्रेशर एरिया टेम्परेचर 2 पाई आर एम टी। 2 पाई आर एम टी रेट ऑफ डिफ्यूजन का प्रेशर, ये जनरल फॉर्मूला, दिस इज जनरल फॉर्मूला, तो याद रखना ये इसका, ये जो हमारे सिलेबस में नहीं है, ये एक्चुअली इसका डेरिवेशन जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो इसका जो रेट ऑफ डिफ्यूजन का जो जनरल फॉर्मूला था, प्रेशर एरिया अपॉन अंडर 2 पाई आरएमटी। आर मतलब आपको पता है रेट यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एम मतलब मोलर मास ऑफ गैस को, मोलर मास ऑफ गैस, टी मतलब टेंपरेचर, पी मतलब प्रेशर, ए मतलब एरिया, 2 पाई तो ऑलरेडी आप जानते हो। ठीक है, तो दिस इज ओवरऑल जनरल मीनिंग ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इनके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, देखो एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा, एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट, एरिया इज ऑलवेज कांस्टेंट। ठीक है, अब इसमें कुछ केसेस बनते हैं। केस 1, ठीक है, केस 1 प्रेशर इज कांस्टेंट, प्रेशर इज कांस्टेंट। ठीक है, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट, प्रेशर एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। ठीक है, तब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, एक्चुअली ये जनरल फॉर्मूला था। अब ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन का क्या मानना था, तो ये इसका ये मानना था कि अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अगर ये प्रेशर एरिया टेम्परेचर आपने कांस्टेंट रखा, ठीक है, मैं सपोज करो ग्राहम्स ने जब ये लॉ बनाया था तो क्या किया था उसने क्या किया था, एक एरिया कमरा लिया, ठीक है, कमरे में उसने क्या किया, ऐसा एक बल्ब लिया, ठीक है, उसने क्या किया भैया, जो जिस होल से उसको निकालना था वो एरिया कांस्टेंट रखा, उसने मिक्सचर ऑफ गैसेस लिया, एरिया कांस्टेंट रखा। इमेजिन करने की कोशिश करो, जैसे सपोज करो ये बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है, यहाँ ये क्या बोलते हैं, यहाँ पे जो होल है वो मैंने कांस्टेंट है, क्योंकि बार-बार आपको एक ही होल करना है, आपको होल ज्यादा नहीं करना, तो ऑलमोस्ट आपके लिए एरिया कांस्टेंट है, रूम का टेम्परेचर कांस्टेंट, रूम का प्रेशर कांस्टेंट। अब उसने ऑब्जर्व किया कि भैया जो इस होल से जो बाहर निकल रहा था वो गैस पहले बाहर निकलेगा जिसका मोलर मास सबसे कम होगा, तो उसके इस टेक्निक के अकॉर्डिंग उसने अपना एक लॉ बना दिया, तो दैट इज नथिंग बट ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। उसका ये मानना था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास, क्योंकि आप देख भी सकते हो बाकी सब कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन किसके प्रोपोर्शन हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मास। ठीक है,
तो यही था अकॉर्डिंग टू ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, rate of diffusion of any gas, rate of diffusion of any gas, rate of diffusion of any gas is inversely proportional to square root of its मोलर मास। देखो हो सकता है मोलर मास की जगह वो डेंसिटी भी दे दे, हो सकता है डेंसिटी की जगह वो वेपर डेंसिटी भी दे दे, तो डजंट मैटर, ठीक है। ओवरऑल क्या मतलब था कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ m, ठीक है। ये एक्चुअल में लॉ था जब उसने पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, तो एक्सपेरिमेंट करके उसने फॉर्मूला निकाला, तब उसने प्रेशर एरिया टेंपरेचर कांस्टेंट निकला, तब उसको ये पता चला कि किसी भी रेट का डिफ्यूजन उसके मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो ये चीज अगर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर हम मैं बात करूं फॉर टू गैसेस, अगर R1 जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m1 है, ये गैस 1 के लिए अप्लाई कर रहा हूं। गैस 2 है, मान लो उसका रेट है R2 जो कि उसका मोलर मास है m2, तो R1 by R2 जो होगा वो अंडर रूट ऑफ m2 by m1, ठीक है। ये जो रेट है, अब देखो बात यहाँ पे रेट मतलब क्या होता है, एक तरीके से समथिंग, किसी भी चीज का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। स्पीड क्या है, डिस्टेंस का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्चुअली है तो वो रेट ही ना, क्योंकि टाइम के साथ किसी भी चीज का आप चेंज कर दो तो वो रेट हो जाएगा। अब रेट यहाँ पे आप दो तीन तरीके से लगते हो, वॉल्यूम का चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप डिस्टेंस का चेंज ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आप इवन दो मोल्स का चेंज भी ले सकते हो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक एक करके एक एक केस हम देखेंगे भैया यहाँ पे कैसे कैसे क्या मीनिंग होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलो ये चीज आपको समझ में आ रही है तो एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब ये मैं बता दे रहा हूँ, ये जेई में और नीट में दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना और ये फॉर्मूला याद है, बट 99% केस में आपको यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसमें जो वेरिएशन आ जाता है वो मैं आपको बता दूंगा, बट ग्राम्स लॉ डिफिजन क्या होता है भैया कि रेट ऑफ डिफिजन स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ, जैसे मतलब R1 by R2 m2 by m1। अब क्वेश्चन किस टाइप का बनता है, देखो क्वेश्चन भी बहुत इजी टाइप के बनते हैं। इसमें कैलकुलेट द रेशियो ऑफ rate of diffusion of helium to CH4, ठीक है। तो लेट्स से R of He डिवाइडेड बाय R of CH4, इसका मतलब ये होगा कि मोलर मास CH4 को ऊपर जाएगा, तो मोलर मास ऑफ CH4 16 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ हीलियम 4, तो दैट्स द स्क्वायर रूट ऑफ 4 मतलब 2। तो 2:1 का क्या है मेरा रेशियो है। आई बात समझ में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन unknown gas, rate of diffusion of an unknown gas is 1.73 time, smaller than, is 1.73 times smaller than oxygen, calculate molar mass of unknown gas, calculate molar mass of an unknown gas, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ एन अननोन गैस इज 1.73 टाइम्स स्मॉलर देन ऑक्सीजन। मतलब क्या, स्मॉलर देन ऑक्सीजन है, ग्रेटर देन ऑक्सीजन होता तो 1.73 मल्टीप्लाई होता था,
स्मॉलर बोला तो 1.73 आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। मतलब रेट ऑफ कोई अननोन गैस जो होगा, ठीक है, वो क्या है, रेट ऑफ ऑक्सीजन के 1.73 टाइम्स है। मतलब रेट ऑफ ऑक्सीजन जो होगा वो कितना होगा, 1.73 टाइम्स ऑफ रेट ऑफ अननोन गैस, ठीक है। तो मतलब रेट ऑफ ऑक्सीजन डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अननोन गैस इज इक्वल टू 1.73 को क्या मैं √3 लिख सकता हूं, ठीक है। अब इस R of O2 का मैं क्या लिख सकता हूं, R of O2 का मैं लिख सकता हूं मोलर मास ऑफ एन अननोन गैस डिवाइडेड बाय 32, क्योंकि ये R of O2 बाय R of किसका बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ। देखो यहाँ पे जब कुछ ना दिया जाए, आपको प्रेशर एरिया टेम्परेचर कुछ नहीं पता, तब आपको ये यही फॉर्मूला लगाना है, तब आपके मैक्सिमम केसेस में आपका फॉर्मूला क्या लगेगा, ये लगेगा। आई बात समझ, क्योंकि ना तो इसमें प्रेशर की जिक्र है, ना टेम्परेचर का जिक्र है, ना एरिया का जिक्र है। जब कुछ जिक्र नहीं, इसका मतलब तीनों कांस्टेंट है, फॉर्मूला आपका ये लगेगा। आई बात समझ में। R of O2 का पहले मैंने इक्वेशन बनाया, मैंने देखा इनका रेशियो ये है, और R of O2 बाय R of gas 1 बाय R of gas 2 हमेशा उनके किस रेशियो के बराबर होता है, उनके इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ रेशियो के मोलर मास के रेशियो के बराबर होता है। तो इस रेशियो को मैंने इसके बराबर कर दिया, तो क्योंकि R of gas नीचे है तो M of मोलर मास ऊपर आ जाएगा, R of O2 ऊपर है तो इसका मोलर मास नीचे आ जाएगा। तो दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर रूट कर दे रहा हूं। तो 3 बराबर क्या होगा, मोलर मास ऑफ गैस बाय 32, तो मोलर मास ऑफ गैस यहां पे कितना आ जाएगा मेरा 96। तो आई होप सो यहां तक आपको चीजें क्या हो चुकी होंगी, समझ में आई होंगी, ठीक है। तो अब तो ये बात थी कब, कि जब मेरा प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट है, एरिया हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्योंकि देखो अगर एरिया कांस्टेंट रहेगा तो यहाँ पे एक चीजें फर्क आ जाएंगे। कैसे, कि सपोज करो एक कंटेनर ये है और एक कंटेनर ये, मुझे दोनों को स्टडी करना। अब इस कंटेनर में मैं होल छोटा रखा हूँ, इस कंटेनर में हाइड्रोजन है, इस कंटेनर में होल बड़ा रखा लेकिन ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियस बात है किसका रेट ज्यादा होगा, इसका रेट है, क्योंकि एरिया बड़ा तो ज्यादा ऑक्सीजन निकलेगा, इसका एरिया छोटा तो कम ऑक्सीजन। तो कभी भी डिफ्यूजन का जो स्टडी किया जाता है तो एरिया हमेशा कांस्टेंट रखा जाता है, ये एक्सपेरिमेंटली है। तो आपको एरिया के बारे में कोई टेंशन नहीं करना। टेंशन किसके बारे में करना, प्रेशर और टेम्परेचर। हाँ, अगर प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट है तब ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तब फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा। बट आपके पास पूरे रेट ऑफ डिफ्यूजन दो ही फॉर्मूला, जब प्रेशर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब, और जब प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट हो तब। आई बात समझ में। चलो अब हम डिस्कशन करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर डिफरेंट होगा तब क्या होता है। ठीक है बेटा। हाँ, अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ रेट ऑफ diffusion at different temperature at different temperature और ठीक है। देखो फॉर्मूला मेरा क्या था, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अपॉन अंडर रूट m इंटू टी, बाकी एरिया 2 पाई और r, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अब सपोज करो, ठीक है, मैंने क्या बोला, अगर इफ टेम्परेचर कांस्टेंट है, पहले केस में क्या है मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट नहीं है, ठीक है। पहला केस मेरा क्या है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेट टेम्परेचर कांस्टेंट है तो r जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, r1 बराबर p1 बाय रूट m1 ये होगा, और r2 बराबर क्या होगा, r2 बराबर होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p2 बाय अंडर रूट m2, ठीक है। अब r1 बाय r2 का रेशियो क्या होगा, r1 बाय r2 का रेशियो हो जाएगा p1 बाय p2 अंडर रूट ऑफ m2 बाय m1।
अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो, क्योंकि देखो क्या होगा, या तो वो टेम्परेचर कांस्टेंट रखेगा या तो वो प्रेशर कांस्टेंट रखेगा, दोनों अलग अलग कभी नहीं कर सकता। आई बात समझ में? तो वो जो पहला केस था उसमें प्रेशर, टेम्परेचर, एरिया तीनों कांस्टेंट था। ये केस 2 है, ठीक है। केस 2 की अगर मैं बात करूं, दिस इज केस 2। केस 2 में भी पहला केस है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो फॉर्मूला क्या बनता है ये, क्या P1 by P2 को मैं लिख सकता हूं N1 by N2, आपको याद होगा पार्शियल प्रेशर का रेशियो हमेशा किसके बराबर होता है, मोल्स के रेशियो के बराबर इनटू M2 by M1। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बेटा याद रखना, ठीक है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है, कोई डाउट यहां तक? ठीक है। और अगर सेकंड केस मेरा बन जा रहा है, अगर प्रेशर कांस्टेंट रखा मैंने, सिर्फ क्या रखा, प्रेशर कांस्टेंट, तो रेट इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होगा, देखो ये कांस्टेंट है तो 1 by अंडर रूट T1 M1, और R2 बराबर क्या हो जाएगा, R2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 by अंडर रूट M2 T2, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट है, तो ये तो ऊपर में वही मान के चलो, तो R1 by R2 किसके बराबर होगा, R1 by R2 बराबर जो होगा वो हो जाएगा T2 by T1 अंडर रूट ऑफ M2 by M1, ठीक है। या तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, या T2 by T1 अंडर रूट ऑफ D2 by D1, D2 by D1 मतलब डेंसिटी, ठीक है, वो आपको डेंसिटी से भी करा सकता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और ऐसे क्वेश्चंस आपको रेशियो वाइज बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। क्या करेगा, दो टेम्परेचर का रेशियो दे देगा, रेट का रेशियो दे देगा, मोलर मास का रेशियो पूछेगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको रेशियो ही पूछा जाता है जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी तरीके से बनते हैं, ठीक है। अब क्या है, नेक्स्ट इसमें जो पार्ट आता है वो है डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन, डिटरमिनेशन ऑफ रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब मैंने क्या बोला था, रेट का आप तीन तरीके से बता सकते हो, एक को आप वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कर सकते हैं, एक मोल्स पर यूनिट टाइम, एक डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो पहला जो है मेरा वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, क्या है, पर यूनिट टाइम, वॉल्यूम डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। तब R1 by R2 को मैं क्या लिख सकता हूं, क्या रेट को मैं कर सकता हूं वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, इसको मैं लिख सकता हूं V1 by T1 is nothing but divided by V2 by T2 and it is equal to under root of M2 by M1, ठीक है। हाँ, जब भी वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम होगा तो एक बात याद रखना, तब प्रेशर, एरिया, टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, तब बस आपको रेट को सिंपली वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में आपको लेना है, मतलब R को जो उसने लिया है, यहाँ पे R का मतलब है वॉल्यूम पर यूनिट टाइम। आई बात समझ में सबको? Is that clear to everyone? तो वही R1 by R2 किसके बराबर होता है, M2 by M1, उसी R1 को मैंने क्या लिखा, वॉल्यूम V1 by T1 इक्वल टू V2 by T2, ठीक है। चलो सेकंड जो केस हो जाएगा, सेकंड जो केस है, एक मिनट होल्ड करना, सॉरी टू इंटरप्ट यू। सेकंड केस है आपका डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस डिफ्यूज्ड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड, सॉरी, कोई गैस डिस्टेंस ट्रैवल्ड कर रहा है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। देखो ये सब क्वेश्चन है ना, जेई एडवांस नीट वगैरह में तो डायरेक्टली पूछे जाते हैं, ये तो मान के चलो 110% आपको 4 से 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो R1 by R2, ठीक है। अब यहाँ पे जो रेट होगा, रेट को आप डिस्टेंस पर यूनिट टाइम लिख सकते हो, और वही रेट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाता है, मोलर मास हो जाता है। तो R1 by R2 क्या हो जाएगा, D1 by T1 इक्वल टू D2 by T2 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ M2 by M1, ठीक है। ये आपका तीसरा फॉर्मूला हो जाएगा। थर्ड वन इज आपका, थर्ड वन है आपका मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है, मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम, ठीक है। मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम 10 R1 by R2 अगेन, यहाँ पे रेट क्या हो जाएगा, मोल्स डिफ्यूज्ड पर यूनिट टाइम। तो R1 by R2 में क्या लिख सकता हूँ, N1 by T1, और ये हो जाएगा N2 by T2 इज इक्वल टू नथिंग बट अंडर रूट ऑफ M2 by M1, ठीक है। तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेट को वो डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है, वो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम के रिप्रेजेंट कर सकता है, वो वॉल्यूम डिफ्यूज पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकता है। डोंट वरी, अगर आपको ऐसा लग रहा है इसमें कोई डाउट है, देखिए क्वेश्चन करेंगे, आपको बेटर समझ में आ जाएगी इन सब चीजों के ऊपर, ठीक है।
चलिए तो पहला क्वेश्चन है, इफ 20 ग्राम ऑफ हीलियम, if 20 gram of helium, if 20 gram of helium diffuse through a hole, diffuse through a hole, diffuse through a hole, to 20 gram of helium diffuse through a hole in 10 seconds, in 10 seconds, then calculate mass of, then calculate mass, then calculate mass of SO2 gas through a same hole, through a same hole in 15 सेकेंड, in 15 सेकेंड। देखो यहाँ पे 20 ग्राम हीलियम डिफ्यूज कर रहा है 10 सेकेंड में, और बोल रहा है कितना मास SO2 गैस डिफ्यूज करेगा 15 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप फॉर्मूला क्या लगाओगे, ऑब्वियस बात आप यही फॉर्मूला लगा सकते हो, क्योंकि रेट को यहाँ पे उसने मोल्स पर यूनिट टाइम, मोल्स पर यूनिट टाइम डायरेक्टली नहीं दिया, बट उसने वेट तो दिया हुआ ना। तो लेट मोल्स ऑफ हीलियम कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ हीलियम 20/4, तो दैट्स नथिंग बट 5, ठीक है। तो मुझे पता है मोल्स ऑफ हीलियम डिवाइडेड बाय कितने टाइम में जा रहा है, 10 सेकंड में, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ SO2 कितने सेकंड में जा रहा है, 15 में, और ये किसके बराबर होगा, √m2/m1, m2 किसका, SO2 गैस का, क्योंकि देखो जो गैस नीचे होगा वही आपके लिए गैस 2 है, और उसी का मोलर मास आपको ऊपर लिखना है। तो SO2 का मोलर मास कितना, 32 हो जाएगा, 32 32 64, तो ये कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाय 4, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो √4, तो सॉरी √16, तो ये हो जाएगा 4, ठीक है। मोल्स ऑफ हीलियम आपका पास कितना है, 5/10, 5/10 डिवाइडेड बाय n/15 इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो 5/10 इज इक्वल टू 15/n इज इक्वल टू 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा n इधर आ जाएगा, तो 5 × 15 डिवाइडेड बाय 40 इज इक्वल टू n, 5 8, तो n बराबर कितना आ जाएगा 15/8, देन व्हाट इज द SO2 weight, SO2 weight हो जाएगा 15/8 × 64, तो दैट्स 8/15, इट्स 120 ग्राम। आया समझ में, आसान है, आपको बस तरीका पता होना चाहिए। अच्छा वेट है, वेट को मोल्स में रिप्रेजेंट, तो n1/t1 n2/t2, बस ऐसे लिंकेज करना आपको, बहुत ज्यादा आपको कुछ ऐसे वैसा नहीं करने की जरूरत, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या बोला, सेकंड क्वेश्चन ऑन करते हैं हम एक बार। इफ 50 ml of H2 gas, if 50 ml of H2 gas, if 50 ml of H2 gas diffuse through a hole, diffuse through a hole, if 50 ml of H2 gas diffuse through a hole in 20 second, in 20 second, अब देखो लाइन से पढ़ लो, 50 ml डिफ्यूज कर रहा है 20 सेकंड में, मतलब यहाँ पे रेट किसके रिस्पेक्ट में दिया, वॉल्यूम पर यूनिट है, तो V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2 इक्वल टू m2/m1। क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा आपको ये सब चीजें। इन 20 सेकंड देन कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ, then calculate volume of O2 gas diffused, O2 gas diffused through the same hole, in 30 सेकेंड, ठीक है। 50 ml गैस है, तो अगर आपको फॉर्मूला तो देखने से समझ में आ गया, तो आप कर सकते हो V1/T1 डिवाइडेड बाय V2/T2 इज इक्वल टू √m2/m1, डायरेक्ट फॉर्मूला। भाई ये V1 कितना है आपका 50 ml है, कितने समय में जा रहा है 20 सेकंड में जा रहा है, पूछा कितना वॉल्यूम ऑफ O2 गैस डिफ्यूज होगा सेम होल में 30 सेकंड में, मतलब V निकालना है 30 सेकंड में, और
नीचे वॉल्यूम किसने लिया आपने ऑक्सीजन का, तो 32 ऊपर जाएगा और H2 का नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ये अंडर 16 मतलब 4 हो जाएगा, तो 50/20 इज 30/V, दिस कैंसिल और ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 4, ठीक है। तो V बराबर जो हो जाएगा 5 × 15 / 4 मतलब 15 चौक 75 75/75/4 ये कितना आ जाएगा 75/4 ml। तो आप देख ही रहोगे बहुत फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं होते इनके ऊपर, और मुझे लगता है आप इन आसानी से सब क्वेश्चन बना लोगे, ठीक है। ये 2-4 क्वेश्चन और करेंगे हम और प्रैक्टिस के लिए ताकि आपको बेटर समझ में आए, ठीक है। चलो ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करते हो। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया हुआ है, बट ऐसा नहीं कि नीट में नहीं पूछा जा सकता। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जैसे एक रिएक्शन होता है NH3 + HCl, तो ये आपको देता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, व्हाइट फ्यूम्स बनता है। क्या बनता है? व्हाइट फ्यूम्स। ये एक्चुअली इनऑर्गेनिक का रिएक्शन है, आपको इनऑर्गेनिक वाले सर आपको हालांकि डिटेल पढ़ाएंगे जब क्वांटिटेटिव एनालिसिस पढ़ोगे ना, तो ऐसे बहुत सारे रिएक्शन पढ़ोगे, किसमें धुआं निकलता है, किसमें प्रेसिपिटेट बनता है। यहाँ बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब मिलता है तो व्हाइट फ्यूम्स फॉर्मेशन करता है, मतलब सफेद धुआं का रिंग बनता है, एक तरीके का व्हाइट धुएं का रिंग बनता है, ठीक है। अब क्वेश्चन को जेईई में कैसा दिया था कि मान लो ऐसा कंटेनर है, ठीक है, यह है कंटेनर, ठीक है, इसका टोटल 2 मीटर लेंथ है। कितना लेंथ है? 2 मीटर, ठीक है। अब यहां से समझना, ठीक है, x और y पॉइंट है, ठीक है। यहां से आप अमोनिया भेज रहे हो और यहां से आप भेज रहे हो HCl, ठीक है। 3 पॉइंट है, A, B और पॉइंट C। पॉइंट A है, पॉइंट B है और पॉइंट C है, ठीक है। पॉइंट B जो है वो आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। वो पॉइंट B क्या है? न्यूट्रल पॉइंट है। एक तरफ से आप HCl भेज रहे हो, एक तरफ से आप अमोनिया भेज रहे हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एट विच पॉइंट white fumes will appear, white fumes will appear, at which point white fume will appear? ऑप्शन है A, ऑप्शन B B, ऑप्शन C या ऑप्शन D कैन नॉट डिटरमाइन। आपको बताना है कि जो, अब देखो, अब ये क्वेश्चन था, समझो, दो क्वेश्चन पे दो पार्ट है। पहला पॉइंट था कि आपको किस पॉइंट पे व्हाइट फ्यूम बनेगा, तो समझो व्हाइट फ्यूम बनने के लिए पहला तो एक अमोनिया और HCl दोनों एक टाइम पे पहुंचने चाहिए, ठीक है। एक टाइम पे नहीं, ये पहले पहुंच गया, ये बाद में पहुंचा, तब भी व्हाइट फ्यूम नहीं बनेगा। ये HCl पहले पहुंचा, अमोनिया बाद में गया, तब भी व्हाइट फ्यूम नहीं बनेगा। तो दोनों का व्हाइट फ्यूम बनने के लिए दोनों एट अ टाइम किसी पे पहुंचने चाहिए। इसका मतलब ये होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये तो सीधी बात है कि दोनों का डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है लेकिन टाइम सेम रहेगा। बात समझ? R1 को क्या लिखो? D1/T1, R2 को क्या लिखो? D2/T2। भले डिस्टेंस अलग अलग, क्यों? देखो मोलर मास अलग अलग है, हाँ मोलर मास एक होता तो भले ये आप बोल सकते हो दोनों का डिस्टेंस भी सेम ट्रैवल होगा। देखो एक होता है ना कि मान लो अगर ये इतना लेंथ है, एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत पतला आदमी है,
हो सकता है मोटा आदमी यहाँ तक ही जाए, लेकिन मोटा आदमी यहाँ तक इस पॉइंट तक जाए, पतला आदमी यहाँ तक आ जाएगा, मतलब वो इतना डिस्टेंस, जितने टाइम पे ये डिस्टेंस इतना ट्रेवल करेगा उतने टाइम पे ये यहाँ तक पहुंच जाएगा। आई बात समझ में? कि कहने का मतलब व्हाइट फ्यूम बनने का कंडीशन तभी हो सकता है जब दोनों एट अ टाइम उसी जगह पे पहुंचेंगे तो व्हाइट फ्यूम्स मेरा बन जाएगा। समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम सेम होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसा समझो, अगर ए पॉइंट पे बन रहा है, ए पॉइंट पे मतलब ये हो कि डिस्टेंस ऑफ अमोनिया जो है वो कम होगा डिस्टेंस ऑफ HCl से, है ना। अगर बी पॉइंट पे है मतलब डिस्टेंस ऑफ अमोनिया जो ट्रैवल किया वो डिस्टेंस ऑफ HCl के बराबर होगा। लेकिन अगर सी पॉइंट पे पहुंचता है तो डिस्टेंस ऑफ NH3 वो बड़ा होगा डिस्टेंस ऑफ HCl से। और आपको देखने से भी समझ में आ रहा है पॉइंट सी हो, क्योंकि अमोनिया का टोटल मोलर मास कितना होता है 17 है और इसका जो मोलर मास है वो 36.5, तो जस्ट इसका आधा है। तो ऑब्वियस बात है ये डिस्टेंस ज्यादा ट्रैवल करेगा, डिस्टेंस कम होगा। तो ये बात यहां से तो बात आपको समझ में आएगी कि भैया एट द पॉइंट सी पे व्हाइट फ्यूम्स बनेगा। आई बात समझ में? तो क्योंकि इसका मोलर मास ज्यादा है ये इतना ही ट्रैवल कर पाएगा, इसका मोलर मास ज्यादा है, इसका मोलर मास कम है, तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल कर पाएगा क्योंकि पतला आदमी ज्यादा दौड़ सकता है ना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है इसमें समझिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन कि कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड एक्स, कैलकुलेट the distance at which white fumes are formed from end x, x एंड से ये कितने डिस्टेंस बना। तो लेट इट बी, मैंने यहां से ये जो डिस्टेंस दिया वो पॉइंट डी दिया हुआ और यहां से यहां मैंने 2 - d दिया हुआ। कितना? यहां से अगर d डिस्टेंस होगा तो ये बचा कुछ डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 - d। फॉर्मूला तो क्या करें d1/t1 d1/t d2/t n2/m1। अब ये मत पूछना सर t क्यों, क्योंकि व्हाइट फ्यूम बनने के लिए दोनों का डिस्टेंस बदलेगा लो बट टाइम दोनों का सेम होगा तभी व्हाइट फ्यूम बन सकता है। तो t वाला पार्ट खत्म हो गया। d1 कितना, लेट से अमोनिया, मेरा अमोनिया जो है वो d ट्रेवल किया है तो HCl 2 - d, तो HCl नीचे है तो HCl का ऊपर हो जाएगा 36.5 डिवाइडेड बाय 17। तो अप्रोक्सीमेटली जब इसको कैलकुलेट करोगे तो ये जो आता है वो आता है 2.25, तो ये हो जाएगा 3/2, अप्रोक्सीमेटली 3/2 आता है। तो d - 2/d, तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो d की जो वैल्यू आती है 6/5 आएगी। कितने आएगी 6/5, या हो जाएगा 1.2 मीटर। तो आपको समझ में आ रहा है कि अमोनिया 1.2 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, 2 मीटर की टोटल लेंथ है उसमें भी 1.2 मीटर अमोनिया डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। तो HCl कितना ट्रैवल कर पा रहा है सिर्फ 0.8 मीटर। आई बात समझ में? चलो ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, जैसे सपोज करो ये है थोड़ा मैं ड्राइंग अच्छी नहीं है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, ठीक है। मान लो ये है x एंड है और ये है मेरा y एंड है, ये टोटल 5 मीटर है, ठीक है। यहाँ से मैं H2 डाल रहा हूँ और यहाँ से मैं क्या डाल रहा हूँ O2 डाल रहा हूँ, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड x, कैलकुलेट द डिस्टेंस फ्रॉम एंड x at which first drop of water is formed। ठीक है, अगेन इसका 32 है, इसका 32 है, इसका 2 है, तो लेट इट बी, मैंने यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस माना लेट इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट से यहाँ का जो डिस्टेंस माना मैंने सपोज करो d माना, तो ये जो डिस्टेंस होगा यहाँ से 5 - d, क्योंकि आपको पहले पता है कि H2 ज्यादा डिस्टेंस, तो सपोज करो इस पॉइंट पे मेरा बन रहा है तो यहाँ से यहाँ d हो गया, यहाँ से यहाँ 5 - d, तो अगेन मेरा ऊपर में d हो जाएगा, यहाँ पे 5 - d किसका है मेरा हाइड्रोजन का है और ये किसका है, ये देखो टाइम तो अभी भी सेम, लिक्विड तभी बन सकता है जब H2 और O2 दोनों एक टाइम पे पहुंचे, तो d/t ऐसा चलो समझना, d/t और 5 - d, d/t किसके लिए हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन का मोलर मास कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा और ये ऑक्सीजन के लिए तो ये ऊपर आ जाएगा, तो ये कितना चलेगा 16 मतलब 4, तो d/5 - d क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा d क्या हो जाएगा 20 - 4d, तो 5d बराबर कितना हो जाएगा 20, तो d बराबर क्या हो जाएगा 4 मीटर। 4 मीटर पे पहला ड्रॉप का लिक्विड बनेगा, मतलब इस डिस्टेंस से 4 मीटर
या जो 4 मीटर खत्म होगा ना वहां पे मेरा क्या होगा, फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड फॉर्म होगा। चलो ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है। हम केस 2 पे भी आएंगे, अभी तक देखो हम सिर्फ केस 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, केस 2 पे भी एक क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए। रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ diffusion of hydrogen, rate of diffusion of hydrogen is 4 times rate of diffusion is 4 times rate of diffusion of a mixture containing CO and CO2, ठीक है। क्या बोला, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO, कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ CO इन द, देखो बहुत आसान क्वेश्चन भी है, बहुत ट्विस्टेड क्वेश्चन भी है, ठीक है। आसान क्वेश्चन इसलिए, अगर आपको एसएस टेक्निक याद होगा तो आपको परसेंटेज वाला समझ में आ जाएगा। देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन, रेट ऑफ हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन है वो 4 टाइम्स है रेट ऑफ मिक्सचर के, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि रेट ऑफ जो हाइड्रोजन होगा वो 4 टाइम्स रेट ऑफ मिक्सचर के 4 टाइम्स बराबर है। क्या मैं इस रेशियो को अब ऊपर में किसका लिखूंगा, ये मोलर मिक्सचर, क्योंकि ये यहाँ पे आर मिक्सचर का मतलब होगा कि किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस का आप एम एवरेज लेते हो, याद है एम एवरेज का कॉन्सेप्ट, एम एवरेज अप्लाई होता है किसके लिए, मिक्सचर ऑफ गैसेस के लिए। और जहां एम एवरेज पता है तो आप क्या परसेंटेज ऑफ सीओ नहीं निकाल सकते, एसएस टेक्निक से बिल्कुल निकाल सकते हैं। एम एवरेज ऊपर आ जाएगा भैया मेरा, डिवाइडेड बाय हाइड्रोजन का 2 है, दोनों स्क्वायर रूट दोनों तरफ कर दिया तो एम एवरेज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। तो इसका मतलब एम एवरेज किसके बराबर हो गया आपका 32 के बराबर। आपको किसका निकालना, परसेंटेज ऑफ सीओ निकालना है। परसेंटेज ऑफ सीओ निकालने के लिए आपको ऊपर में किसका लेना पड़ेगा, एम एवरेज 32 माइनस CO2 का कितना हो जाएगा 44, नीचे आप किसका करोगे 44 माइनस 28 इनटू 100, इसका मतलब 32 माइनस 44 8 और 4 12, ठीक है, और डिवाइडेड बाय 16 इनटू 100 3 4 25 मतलब 75%। देखो 2 मिनट का आंसर है। रेट ऑफ डिफ्यूजन का हाइड्रोजन को उसने एम मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ कंपैरिजन कर दिया, वहां से मैंने एम एवरेज निकाले। एम एवरेज पता था, आप किसी भी गैस का परसेंटेज निकाल सकते हो उनके मिक्सचर में से, क्योंकि जिसका निकालना है CO का जो निकालना है तो एम एवरेज से CO2 को सेपरेट कर दो, और नीचे CO और CO2 का मैंने मोलर मास का डिफरेंस ले लिया, यहां से मैं इसे निकाल सकता हूं, ठीक है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन और ग्राम्स लॉ हम यहां पे खत्म करेंगे, ठीक है। 1 मिनट होल्ड करना जस्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि एक कंटेनर कंटेन हीलियम एंड CH4 in 2:1 mole ratio, calculate composition of mixture diffused out initially, ठीक है। कहने का मतलब है कंपोजिशन का मतलब क्या है, उसने R1 by R2 पूछा है, मतलब रेट ऑफ हीलियम का बाय रेट ऑफ CH4 के द्वारा पूछा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, प्रेशर ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ हीलियम, प्रेशर ऑफ CH4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ M2 by M1, मतलब ऊपर में CH4 नीचे में हीलियम। क्या इस रेशियो को मैं मोल रेशियो के बराबर नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है प्रेशर रेशियो की जगह मोल रेशियो उसने दे दिया, बट प्रेशर रेशियो भी दे सकता है। तो इसको मैं 2/1 लिख सकता हूं, क्योंकि P1 का P2 N1 by N2 के बराबर होता है, into 16/4, तो दैट्स नथिंग बट 4, तो ये 10 से लेफ्ट पर कितना हो जाएगा 4:1, कितना हो जाएगा 4:1। तो ये मेरा सेकंड
केस का क्वेश्चन, तो इस टाइप के बनते बहुत आसान क्वेश्चन बनते हैं, खाली आपको रेशियो वाइज ही क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका स्टोरी था, कहानी था इसका, ठीक है। बाकी चीजें अब क्या है, कल से आपका बैरोमीटर चालू, मैंने बोला ग्राम फ्लोर डिवीजन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, एक बार समझ जाओ तो बहुत आसान है, बाकी जब कल कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। बाकी चीजें कल हम बैरोमीटर पढ़ेंगे अच्छे से, प्लीज रिवाइज करके पीछे। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर